चलो ट्रांसफर ले लो अरे सर सिमुलतल्ला के बच्चे आए थे उनसे आपने मुलाकात की है, कुछ बातचीत की है। आराम से इधर आ जाइए सर। हाँ अब पूछिए। सिमुलतल्ला के बच्चे आए हुए थे सर उनसे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। देखिए बिहार के पुनर्गठन के बाद नेतरहाट आवासीय विद्यालय झारखंड में अवस्थित तो ये निर्णय लिया गया कि बिहार में भी एक आवासीय विद्यालय स्थापित किया जाए और हम लोगों की सरकार ने सिमुलतल्ला में इसे स्थापित करने का निर्णय लिया और लड़कियों के लिए एक अलग आवासीय विद्यालय बनाने का प्रस्ताव शिक्षा विभाग में था। लेकिन हम लोगों ने ये तय किया कि लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए सिमुलतल्ला में ही आवासीय विद्यालय चलाया जाए। और आज सिमुलतल्ला विद्यालय के परफॉर्मेंस को देखकर बहुत प्रसन्नता होती है कि जिस आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई और उसके बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं। बिहार में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित माध्यमिक परीक्षा के इम्तहान में मैट्रिक में जो टॉप 10 ऊपर से टॉप 10 सर्वश्रेष्ठ 10 जो है उसमें सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय के ही 30 बच्चे, कुल टॉप 10 में 31 बच्चे आए हैं, उसमें 30 अकेले सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय के। मैंने उनको बधाई दी है, उनके उज्जवल भविष्य की कामना मैं करता हूं और आज उनसे मिलकर मुझे बेहद प्रसन्नता हुई। उनसे बातचीत करने का भी मौका मिला, उन्हें पुरस्कृत करने के अलावे, और हमने उनसे चर्चा की है, उनकी बात भी सुनी है और एक ही बात उनसे हमने कही है कि आपने वहाँ रहकर अपना कुछ अनुभव प्राप्त किया है आवासीय विद्यालय में, तो ये आवासीय विद्यालय कैसा बनना चाहिए इसके बारे में आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है। मैंने सभी बच्चों को कहा है, लड़के और लड़कियों को, कि आप एक सप्ताह के अंदर अपना विचार जरूर लिखिए और लिखकर उसे भेजिए और उनके विचारों को भी पढ़कर उसका अध्ययन करके आवासीय विद्यालय में और किसी भी प्रकार के इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता होगी तो उस पर गौर किया जाएगा। और अभी तो आवासीय विद्यालय चलाया जा रहा है वो एक तरह से टेम्पररी स्ट्रक्चर है, उसका स्थायी भवन भी निर्मित होना। तो हमने कहा कि आपके मन में अगर कोई भवन के बारे में या अन्य जो वहाँ जिस तरह से उसका संचालन हो रहा है इसके बारे में भी कोई विचार हो तो ज़रूर लिखिएगा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है इन बच्चों से मिलकर और ये देश के भविष्य हैं, बिहार का नाम इन लोगों ने रोशन किया है और इसी प्रकार से सब बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें। मैंने उनसे पूछा कि आप आगे क्या बनना चाहते हैं, तो उसमें से सबसे अधिक संख्या में बच्चों ने कहा कि वे IITian बनना चाहते हैं, IIT में पढ़ना चाहते हैं। एक ने कहा कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं और कोई 5-7 लोगों ने कहा कि हम IAS बनना चाहते हैं। तो इस प्रकार से उनके मन में जो भी बात थी आई और खुल करके उनसे चर्चा हुई। मुझे बड़ी खुशी हुई। अनंत सिंह मामले में जिस तरीके से आपने कार्रवाई की है उसके बाद भी विपक्ष कई सवाल खड़ा कर रही है कि लालू यादव के दबाव में क्या है, पूरे मामले पे क्या रिएक्शन है साहब? बिहार में हमने कानून का राज स्थापित किया है
2005 में बिहार की जनता ने जब मेरे ऊपर विश्वास प्रकट किया और उस दिन से ही हमने बिहार में कानून का राज स्थापित हो इसका प्रयास किया। और 2005 के पहले जब हम न्याय यात्रा में थे तो हमने दो ही बात लोगों के सामने कही थी कि हम न्याय के साथ विकास के मार्ग पर चलेंगे और बिहार में कानून का राज कायम करेंगे। तो हमने कानून का राज कायम किया। मैं न किसी के दबाव में आता हूं इस मामले में, और ये किसी को चिंता करने की और सोचने की ज़रूरत नहीं। जब तक हम हैं बिहार में कानून का राज रहेगा, चाहे वो मामला कोई हो, कोई आज नहीं, कोई पहली बार नहीं, हमेशा भी। और मैं एक ही बात कहता हूँ कि कानून अपना काम करेगा, न हमारी सरकार किसी को फंसाती है और न बचाती है। जो जैसा करता है कानून के मुताबिक कार्रवाई होती है, इसी को कहते हैं कानून का राज। और बिना किसी भेदभाव के कानून का प्रभाव सबके लिए एक समान है। तो जो लोग अपना बोलते रहते हैं, चाहे विपक्ष में हों, कुछ भी बोलते रहते हैं, मैं उनकी बातों पर न तो ध्यान देता हूं और न ही उसकी कोई मैं चिंता करता हूं, क्योंकि मैं अपने आप को जानता हूं और बिहार के लोगों को मैं जानता हूं। बिहार के लोगों का जो ट्रस्ट है, विश्वास है, भरोसा है, वो यही इसी कारण से। इसलिए जहाँ तक काम करने का सवाल है उसमें कोई भेदभाव नहीं, न कोई सामाजिक भेदभाव, न कोई इलाके के दृष्टिकोण से भेदभाव। और जहाँ तक कानून और व्यवस्था का प्रश्न है, कानून का राज है, इसमें भी किसी प्रकार का भेदभाव। आपने तो कहा गया कि जो कुछ भी होगा, अब बहुत लोग बहुत तरह की बात बोलते हैं, तो उनकी बात वो कहाँ करिएगा, सभी में उनके कई चक्कर में कहाँ कई पड़िएगा। मामले दर्ज हैं। नहीं सर, पहले होना चाहिए था, कानून अपना काम कहना है, करेगा, लेकिन कानून चुनाव के अपना पहले काम किया कर गया रहा है, चुनाव के मद्देनजर। अभी तो चुनाव अभी होने वाला है, घटना अभी घटी है, तो यह इसके लिए तो घटना कारित वाले करने वाले से पूछिएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि चुनाव के समय कोई घटना घटित होगी तो ये सोच करके कि चुनाव के टाइम पर हुआ है, जरा इस पर कार्रवाई भिन्न प्रकार से करो, ये तो संभव है नहीं। घटना जब घटे, घटना जब हो, तो अगर घटना कोई होती है और कोई उसको कारित करता है तो जो कानून के मुताबिक कार्रवाई वो होगी। सर, कई केंद्रीय मंत्रियों पर कई तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं, एक राज्य के मुख्यमंत्री पर भी। तो बता रहे हैं कि यहाँ पर भाजपा वाले क्या क्या भाषण मारते हैं, जरा देख लीजिए वहाँ क्या हालत है। जो लोग कुछ आदर्श प्रस्तुत करने वाले हैं, सब लोगों को तो कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया। अब बताइए, आदरणीय आडवाणी जी का, यशवंत सिन्हा जी का, शरद यादव जी का हवाला मामले में डायरी में खाली नाम था और बिना इंतजार किए इन लोगों ने इस्तीफा किया। तब आडवाणी जी की बात सुनता कौन है? आडवाणी जी ने तो बता दिया है। आज तो 26 तारीख है ना, 25-26 की रात में ही 40 साल पहले इमरजेंसी लगाई गई थी। तो उन्होंने तो आज से 10 दिन पहले बता दिया कि इमरजेंसी लागू नहीं होगा, ऐसा हम नहीं कर सकते। जो उनके मन की आशंका है, जिस प्रकार से काम चल रहा है, अपने कोई गलती करे तो उसको हम बचाएंगे, उसको कोई ना कोई आधार देंगे। इसको न कानून का राज कहते हैं और न ही नैतिकता के दृष्टिकोण से ये लोग किसी भी कसौटी पर खरे उतरते। जो कुछ भी हो रहा है, अलग अलग मामलों में अलग अलग नजरिया इनका होता है। नहीं, जैसे जिस तरह से आपने तुरंत कार्रवाई की अनंत सिंह के खिलाफ, अपने ही विधायक के खिलाफ, तो क्या बीजेपी से सवाल आप उठाएंगे कि वो क्यों नहीं कर रहे? वो अरे बीजेपी को तो अच्छी तरह जानते हैं ना, आजकल वो रोज जंगल राज तो गुजरात में 2002 में जो कुछ भी हो तो मंगल राज था ना। हमारा तो इनसे जो मतभेद हुआ और जिस कारण हम अलग हुए, और एक और नेता है आजकल बहुत बोलते हैं रोज आकर के अब जब पाकिस्तान गए थे और उस समय के राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ से मिले थे तो कहे कि गुजरात दंगों के कारण हमने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। हालांकि दिए थे वो विभाग बदलने के कारण, लेकिन अपना दावा किए थे यही। यहाँ नहीं, देश के अंदर नहीं, देश की सीमाओं के बाहर ये बात उन्होंने कही, जबकि देश के बाहर, देश के अंदरूनी मसलों पर नहीं कहा जाता।
तो सब मर्यादा तोड़ करके गए और आज देखिए तो उसी को समझ रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ। इसलिए इन लोगों के बोलने का न कोई राजनीतिक आधार है न नैतिक आधार है। इसलिए इनकी किस बात पर हम लोग प्रतिक्रिया व्यक्त करें। इनके पास किसी भी चीज़ का एक निश्चित मानदंड नहीं। इनके अपने लोगों की गर्दन फंसेगी तो उसको बचाने में लग जाएगी। तो इसलिए इनके पास कोई बोलने का नैतिक आधार नहीं है। लेकिन हाँ, अब बोलते हैं वो बात प्रकाशित होती है, छपती है, इसलिए उनकी बात को भी जनता समझती है। खास करके बिहार के लोगों को इस बात की समझ है किसका मतलब है कि अगर बोलेगा तो करेगा। हम लोगों ने साबित कर दिया है, आज तक जो कहा है उसको करके दिखाया है। और 13 महीना बीत गया, लोकसभा के चुनाव में जो भी इन्होंने कहा एक पर भी अमल नहीं किया। तो इनके कथनी और करनी में कोई समानता नहीं है। कहना कुछ करना कुछ, कथनी और करनी का विभेद साफ प्रकट होता है, कितना अंतर है। इसलिए उनकी किस बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करें? उनके किसी बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करके अपना वक्त क्यों बर्बाद किया जाए? उतने समय में और काम किया जाए। और हम तो यही जानते हैं, मेरे ऊपर जवाबदेही है। हम निष्ठापूर्वक और पूरे लगन के साथ हम अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करते हैं और जब तक मेरे कंधे पर जिम्मेवारी है मैं निर्वहन करूंगा। कुछ बुनियादी मामलों में